हेलो स्टूडेंट, आज न्यूक्लियाई का टॉपिक देखते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द अमाउंट बाय विच द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोबारा से सुनते हैं। ये सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज मैंने मान लिया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाहर पड़े हैं। जैसे सपोज मैंने मान लिए ये 1 2 3 4 ये हमारे न्यूट्रॉन पड़े हैं बाहर, ठीक है। चलो सर ठीक है। तो सिमिलरली हमारे प्रोटॉन भी बाहर पड़े हैं। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर हैं। मैंने ब्लू कलर के जान के प्रोटॉन शू करें, तो ये ब्लू कलर के ये जो पड़े हैं ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के बाहर हैं। चलो सर ठीक है। अब जब हम इसको न्यूक्लियस के अंदर, यानी ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस के अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है। और 4 ही क्या आ जाएंगे, हमारे प्रोटॉन आ जाएंगे। 4 न्यूट्रॉन और 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो नंबर की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, नंबर उतना ही है। देखो वहाँ पर 4 थे, अभी यहाँ पर 4 हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडिविजुअल का मास ऐड करूँ तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल का मास, जैसे इसका सबका मास ऐड करेंगे तो सपोज बन गया 2.1 kg। ये मेरी सपोजिशन है, ठीक है। इतना मुझे भी मालूम है, अभी इतना मास नहीं बनेगा, लेकिन मैंने सपोज कर लिया। तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाके जब ये सारे मास ऐड हुए तो इन्होंने देखा नंबर क्वांटिटी उतनी है। देखो क्वांटिटी मतलब इधर भी देखो 4 प्रोटॉन थे और 4 न्यूट्रॉन थे। यहाँ पर इधर भी 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो मास अब 2 kg हो गया, यानी 0.1 kg का डिफेक्ट डल गया। यानी हम बोले यहाँ पर 2.1 kg था और यहाँ पर 2 kg। यही मैंने लिखा है, मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम मास ऑफ, ये एटॉमिक न्यूक्लियस का मास 2 kg है, डिफर फ्रॉम द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी 2.1 है, बीइंग द मास इक्विवेलेंट ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब ये न्यूक्लियस बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है मास डिफेक्ट यहाँ पर 0.1 है, तो मैं कह सकता हूँ 0.1 इंटू सी स्केयर, यानी 3 × 10⁸ का स्केयर। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी, ये कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके आगे देखते हैं। इसको जब आपने अच्छी तरह देखना, तो मैंने मान लिया कंसीडर एक न्यूक्लियस मान लिया जिसका मास m है। ध्यान से देखो, ये एटम नहीं है, ये कौन है, न्यूक्लियस है। मास m है, उसके पास z प्रोटॉन नंबर, मतलब z प्रोटॉन के नंबर हैं, और एटॉमिक मास नंबर a होता है, यानी a - z क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गए। समझ में आ गए। तो ये तो आपको केमिस्ट्री तो इतनी आती है ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर ही होता है, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो मास नंबर माइनस हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है। अब मैंने mp और mn मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एज्यूम कर लिया। तो व्हाट इज़ मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होगा वो हमने देखना है। देखो मास डिफेक्ट इंडिविजुअल हमारे पास एटॉमिक z × mp करेंगे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया इन द आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बाहर, a - z है। इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। ये तो टोटल मास है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बाहर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ये बाहर की बात है। माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना माना मैंने, m, ठीक है, दिस मास ऑफ m। तो ये जो हमारा आएगा दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा। मुझे लगता है क्लियर है, कोई खास चीज़ तो है नहीं। तो दिस इज नॉट मास इफेक्ट। तो मास इफेक्ट जनरली मेजर किया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, मेजर्ड इन, ऐसे लिख देते हैं, मेजर्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU जो होता है वो करीब 1.67 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है सर। तो ये जो मास इफेक्ट है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी। तो ये वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस को बाइंड करने के काम आती है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप अगर पूछ ले बाई चांस, तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। एनर्जी रिलीज, क्योंकि देखो डेल्टा m आ गया, इंटू सी का स्केयर करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मास डिफेक्ट, जो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है। जहाँ फिर जो जोड़ने के काम आती है एनर्जी, उतनी तोड़ने के काम आती है। जहाँ हम इसको कह देते हैं
एनर्जी रिक्वायर्ड, पहले तो ये बहुत हॉट टॉपिक था लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है, टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस कर दीजिए। देखो सीधी सी बात है, जितना जोड़ने में एनर्जी लगती है उतनी तोड़ने में एनर्जी लगती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने वाली एनर्जी भी है, तो जोड़ने वाली एनर्जी और तोड़ने वाली बराबर ही होती हैं। अब इसको जब मैंने सपोज 1 AMU के मास इफेक्ट की मैंने एनर्जी निकालनी है, 1 AMU की इक्विवेलेंट एनर्जी 1 AMU कौन है सर? ये तो मास इफेक्ट है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होएगा mc², ठीक है। तो मास इफेक्ट मेरा 1 AMU है, 1 AMU यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg हो गया 1 AMU का मास, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर कर दो, ये हमारी आ गई एनर्जी, ठीक है। अब इस एनर्जी को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये जाउल में आई एनर्जी। अगर मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना तो मैं डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता -19 लगाता, मेगा इलेक्ट्रॉन है तो -13 लगा दिया। तो ये जो एनर्जी आएगी वो आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब 1 AMU की जो एनर्जी है, अगर डेल्टा m 1 AMU हो तो उसकी जो एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक टर्म यूज होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो मैं इधर लिख देता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दिए, न्यूक्लियन इज जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी क्या होगी ज़्यादा होगी, वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा। एटम नहीं बोला सर ने, न्यूक्लियस बोला, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो ये सबसे ज़्यादा आयरन की है, आयरन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, दैट इज आयरन का एटॉमिक नंबर 54। तो आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा किसी की भी एनर्जी नहीं होती बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये। देखो बाइंडिंग एनर्जी जिसके न्यूक्लियन ज़्यादा होंगे उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन पर न्यूक्लियन यानी हिसाब से एक एक करके, जैसे अमेरिका में अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो ज़्यादा होगी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम देखें तो ज़्यादा होगी अमेरिका की। इंडिया की पर जो है वो कैपिटा इनकम कम होगी। तो यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है, मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय न्यूक्लियन, मतलब एक एक न्यूक्लियन की आ गई। तो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस यही होता है। जैसे अब यूरेनियम की 8.8 नहीं है, उसकी 7 पॉइंट कुछ है, 7.3 7.4 के नज़दीक है, यानी वो इतना स्टेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, दैट इज दिस वन। बाइंडिंग एनर्जी में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो फाइनल जिसके मास नंबर बहुत कम है, जब मास नंबर बहुत ज़्यादा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम ही होती है, ठीक है। जो मीडियोकर साइज न्यूक्लियस जैसे आयरन हो गया, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। चलो आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज न्यूक्लियर फिजन। तो ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, सपोज मैंने मान लिया, फिजन का मतलब होता है टूटना, टूट जाना किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यूं और यूं। तो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस जो हम कह देते हैं इनटू टू पार्ट्स, दैट मेक्स इट्स मोर स्टेबल। जैसे ये यूरेनियम था, यूरेनियम का मास नंबर बहुत ज़्यादा, जैसे 238 बोला, तो इसको स्टेबल होने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था मिडिल न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होती है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है। तो दो हिस्से बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाते हैं, जिनका मास मतलब ये इन बिटवीन वहाँ आ गया कि ये मिडिल न्यूक्लियस आ गई। तो जब ये दोनों बनेंगे तो ये स्टेबल भी होंगे, प्लस ये एक एनर्जी रिलीज़ करेंगे जिसको हम क्यू एनर्जी बोलते हैं। जब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस होता है तो स्टेबल न्यूक्लियस बनता है विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई एज फिजन प्रोडक्ट एंड यूजली सम बायोप्रोडक्ट पार्टिकल्स। बायोप्रोडक्ट पार्टिकल्स भी इसके साथ निकल जाते हैं, लाइक न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया। फिजन ऑफ हैवी एलिमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो मैंने बोला है एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड कैन रिलीज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो आजकल फॉरेन में यूज़ होते हैं बेसिकली फॉर पावर जनरेशन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन ही होता है, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं हम, आगे बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं फिजन के। तो मैंने मान लिया U235 ये आइसोटोप है इसका
यूरेनियम का वो मैंने एज्यूम कर लिया है। तो मैंने मान लिया एक न्यूट्रॉन जो कि जिसकी ज़्यादा स्पीड नहीं है वो आके यूरेनियम के साथ टक्कर मारा U-23592, तो ये एक 1 और ये 235 236 ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बन गया। ये आगे ब्रेक हो गया बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन में लिखे, इसको बायो प्रोडक्ट कह सकते हैं हम। तो जरूरी नहीं है ऐसा हो, कई स्टेजेस पे टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन के हिसाब से ये 23692 ऐसे भी हो सकता है, एंटीमनी और वीएमए में भी कन्वर्ट हो सकता है विद रिलीज ऑफ 4 न्यूट्रॉन, बट जनरली हम मानते हैं कि ये ही पॉसिबल है, मतलब जनरल कंडीशन में यही चीज़ मिलती है, बेरियम प्लस क्रिप्टन मिलता है। द फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड आर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, दे एमिट बीटा पार्टिकल, ये भी अभी रेडियोएक्टिव है, ये भी हम खुद से बीटा पार्टिकल इन सक्सेशन टू अचीव स्टेबल न्यूक्लियस, मतलब ये भी आगे टूटते हैं तो वो टूटने के बाद बीटा पार्टिकल निकालते हैं क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, अभी ये भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ही हैं। The energy release, the Q value in the fission reaction of nuclei like uranium is the order of 200 mega electron volt, ये आपको याद करना पड़ेगा, energy release in uranium is about 200 mega electron volt. This is estimated, कैसे estimate किया उन्होंने, मास नंबर 240 ले लिया, 235 की जगह उन्होंने 240 ले लिया, ब्रेकिंग इनटू 2 फ्रेगमेंट 120 ईच, क्योंकि उसने छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होना है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देन EBN होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फॉर A इज 240 न्यूक्लियस इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं भी बता के भी आया था, यूरेनियम की करीब 7.6 होती है, ठीक है। तो जब A 120 होता है तो उसकी 8.5 हो जाती है, जैसे आयरन की 8.8 होती है, तो ये आपको याद करना भाई ये, तो यानी हम मैं कह सकते हैं अभी इसमें और इसमें कितना फर्क पड़ गया, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पर न्यूक्लियन का फर्क पड़ गया। तो आपके न्यूक्लियन कितने हैं, 240 हैं, यानी 0.9 इंटू 240 मल्टीप्लाई करोगे यानी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा ये। चलो सर समझ में आ गया, मतलब एक न्यूक्लियन के कारण 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन निकल रही है, तो न्यूक्लियन 240 है, उसके कारण इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो आगे देखते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये थोड़ा सा लगा जैसे फ्यूज घर में लगाते हो, फ्यूज मतलब आप उसको दोनों चीज़ों को जोड़ देते हो, पहले 2 लाइटर न्यूक्लियाई होती हैं, वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ी न्यूक्लियाई बन जाती है, तो उसको हम फ्यूज़न कहते हैं। चलो सर ये ठीक है, तो फ्यूज़न एक्चुअली में ना देखो आप मानोगे 2 न्यूक्लियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, हाँ सर पॉजिटिव ही होता है, तो 2 चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो उन्होंने जुड़ना है टू मेक अ बिगर चेंज, बहुत बड़ी बनाएंगे, तो वो हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, यूनिफाइड होना। लेकिन ये पॉसिबल बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि 2 पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, रिपेल करने के कारण वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहेंगे, तो मैंने कह दिया वो जुड़ रहे हैं, यानी दोनों एक कंबाइन करके एक सिंगल पार्टिकल बन रहे हैं, है ना। तो द वर्ड फ्यूजन मीन्स अ मर्जिंग ऑफ सेपरेट एलिमेंट इनटू अ यूनिफाइड होल, मतलब इकट्ठा हो जाना। न्यूक्लियर फ्यूजन रेफर्स टू यूनियन ऑफ एटम न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई बन गई, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो ये पॉसिबल है, ये थर्मल रिएक्शन होता है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। सर क्यों कहते हैं इसको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत हाई, जैसे सूरज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सन में, तो इतना टेम्परेचर है, यानी इन दोनों न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भागते भागते दोनों इतने तेज आते हैं कि रिपल्शन के बावजूद भी वो यूनिफाइड होके एक साथ बन जाते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो होता मास इफेक्ट ही है, देखो इन दोनों का मास ज़्यादा होगा, इसका मास AMU में कम हो जाएगा कॉम्बिनेशन में। फ्यूजन टेक प्लेस व्हेन 2 लो मास आइसोटोप जनरली 10 से मास में जिसका कम हो, तो यहाँ पर देखो मैंने हाइड्रोजन लिया है, छोटा सा ही है 1 है, यूनाइट अंडर कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। फ्यूजन इज व्हाट पावर्स द सन, पावर द सन बेसिकली सूरज में यही चल रहा है। एटम ऑफ ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 3 and hydrogen 2 respectively unite under extreme pressure and temperature to produce a neutron and helium isotope। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है बाद में, अगर अभी नहीं समझ आ रही पीछे देख लेंगे। Along with this enormous amount of energy is released with several times the amount produced from the fission। fission से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है फ्यूजन, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम शो किया है, ड्यूटेरियम आपको नज़र आ रहा है भाई, तो ये न्यूट्रॉन है और ये हमारा जो रेड कलर ऑरेंज कलर का है ये हीलियम है सपोज, या इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना लीजिए, तो ये बेसिकली प्रोटॉन ले लीजिए इसको, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से आए और यहाँ से भी 2 न्यूट्रॉन और 2 एक खाली प्रोटॉन आ गए, ये हाइड्रोजन की आइसोटोप होगी, ये H11 ये H13 H12, तो ये दोनों मिल के कंबाइन हो गए, इसको कहते हैं फ्यूज़ हो गए ये दोनों, है ना। फ्यूज़ होके क्या बना, एक तो हीलियम बना बाय प्रोडक्ट, एक एनर्जी निकली बहुत सारी,
1 न्यूट्रॉन बना, ठीक है। इसकी इक्वेशन है आगे, ठीक है। तो ये देखो, तो मैंने लिखी है प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई लेसर देन और इक्वल टू 8, 10 से भी कम देखो, तो ये कंबाइन होंगे तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। तो ये 1H2 ये ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है, दोनों मिल के हीलियम बना, रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। आगे सुनो, देन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम है, 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन है, तो ये न्यूट्रिनो है विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज की बेसिकली मैंने इसकी इक्वेशन ली है, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो मास इफेक्ट निकाल के हम इक्वल टू MC² निकालेंगे। तो ये बेसिकली देखो, ये इनिशियल मास है इसका, ये 4H1, तो ये इनिशियल मास और ये फाइनल मास, दोनों में मास इफेक्ट आएगा। तो U यानी AMU का मास है 931.5 लिख दिए, तो ये 226.7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता, यानी ये Q वैल्यू मैंने निकाली है इसमें, ये 26.7 आ गई। समझ में आ गया? तो इधर यही लिखा है, ये एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है, लाइट न्यूक्लियाई लेस देन स्टेबल होती हैं, मतलब लाइटर न्यूक्लियर लेस स्टेबल। वो मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको बनाया नहीं है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनता है वो। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है, ये मास नंबर है, यूं करके यूं जाता है, यूं ग्राफ जाता है, ये हमारा आयरन होता है, यहाँ पर यूरेनियम है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, वैसे तो मैंने ऐसे याद कराए हैं, ही लिखनॉस, ही लिखनॉस, लेकिन ये आपने याद करना है, ठीक है। ये H1, ये H2, ये आ गया हमारा He4, ये हमारा आ गया कार्बन, तो कार्बन का मास ऐसे आपने तो चल नहीं जाना, तो लिथियम आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर ही लिखनॉस, लिथियम आएगा, ये लिथियम है, फिर ये कार्बन है, फिर ये नाइट्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन आइसोटोप है 16 एंड 80, एंड सल्फर का फिर 32 आ जाएगा, फिर आयरन आ जाएगा, तो आयरन का 54, देन यहाँ पर मॉलिब्डेनम आ जाएगा, मॉलिब्डेनम का मास नंबर 100 होता, तो ये यूरेनियम है। याद करना करो, नहीं करना ना करो, आपके फॉर्म में नहीं है। मतलब देखो क्या होता है, देखो मैं ये तो बना रहा हूँ आयरन को, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है ना, यहाँ पर दे प्लस ये मिलके बड़ी न्यूक्लियाई बनती हैं, यानी ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलके ये ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी आयरन की तरफ जाएंगी स्टेबल होने के लिए। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो है ये फ्यूजन वाला एरिया, ये फ्यूजन वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से जुड़ के ऊपर जाना पसंद करेगी आयरन तक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आयरन। यहाँ से टूटेंगे, टूट के दोबारा आयरन के पास जाना चाहेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व यूँ बनाऊँ, यूँ, ठीक है, तो इसको पॉइंट देखो, इधर पहले तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पर मास नंबर लिख दो, ठीक है, एटॉमिक मास लिख दो, नहीं तो मास नंबर नहीं लिखना, तो एटॉमिक मास लिख दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है 1H2, यहाँ पर आता है 1H3, तो मैंने बेसिकली आपको जो लिख के देने हैं एटॉमिक मास नंबर लिख के दूंगा। तो ये सबसे ऊपर आ गया आयरन 56, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको, ही लिख नॉस, बहुत अच्छा तरीका है ये ख़त्म हो गया। लिथियम के कितने आ जाते हैं, लिथियम का आपको मालूम है 6 आएगा, पहले हीलियम आएगा, ये हीलियम का आ गया, ही तो ये देख लीजिए दोबारा से कैसे लिखा है मैंने, ही लिख नॉस हो गया। अब सबके एटॉमिक मास हम लिख लें, हीलियम का आपको मालूम है 4 है, ठीक है, लिथियम का आपको एटॉमिक मास नंबर मालूम है, दैट इज 6 है, कार्बन का भी मालूम है 12 है, तो ये अपने आप लिख लीजिए। ये मेरी पेंसिल थोड़ा ख़राब कर रही है मेरे को, तो ये कार्बन 12, नाइट्रोजन कितनी होगी 14 होगी, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, एक होता है 16 और 18, ये पहले 16 डाल दीजिए, फिर ये 18 डाल दीजिए, फिर ये 32 सल्फ़र का, फिर आयरन 56 आ गया, फिर यहाँ पर मॉलिब्डेनम आ गया वो 100 है, फिर यहाँ पर यूरेनियम आ गया जो कि 238 है,
ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा इसकी आयरन की एनर्जी होती है, दैट इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम की करीब 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ से आप आयरन की तरफ जाना चाहेंगे तो यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकिन यहाँ तक फिज़न होना चाहता है, फ्यूज़न जुड़ना चाहते हैं दोनों, ठीक है, तो ही ऊपर पहुँचेंगे ना, छोटे छोटे मिलके ऊपर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी टूट के यहाँ आना जाता है, जिसको हम कहते हैं फिज़न। तो ये फिज़न का जोन है। चलो सर ये ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर है आप सबको। तो ये सब का सब कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक मिनट, अभी ना एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ भाई, एक चीज़ आपको अभी और लगे हाथ इसके साथ कराई दूँ, ये आपको नज़र स्लाइड में दिखाई नहीं थी, तो ये देख लीजिए, ये कंपैरिजन है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन का। तो 1 kg इन U-235 और न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो आपको मालूम है, अभी मैंने माना था एक पर फिजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिजन में एनर्जी रिलीज होती है। तो 1 किलो अगर यूरेनियम U-235 लें तो उसकी जो नंबर ऑफ न्यूक्लिय अगर निकालनी है तो एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास इनटू मास इन ग्राम, ये केमिस्ट्री है। इतने हमारे एटॉमिक एवोगैड्रो नंबर हैं और 1 किलो में 10⁻³ हमारे kg होते हैं, तो मतलब वो ग्राम होते हैं। 1 kg में 10⁻³ ग्राम, और एटॉमिक वेट हमारा ये है जिससे हमने नंबर ऑफ न्यूक्लिय निकाल ली, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लिय तो निकाल ली, अब एक की जो एनर्जी रिलीज है वो 200 है, तो इतनी की कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो दे गेट मल्टीप्लाई, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब हम 1 किलो हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1 में हमने निकाली, वही सेम ये फार्मूला लगा दिया, तो 10⁻³ आ गया। तो इसके 4 न्यूक्लिय यूज़ होती हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में। देखो ये 4 हाइड्रोजन फिजन में यूज़ हुई थी, ये फिजन है सारा, ठीक है, ये कौन है, फ्यूज़न है। तो 4 न्यूक्लिय यूज़ हुई थी, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1.05 10⁻26। तो एक फिजन की जो एनर्जी थी वो 26.7 थी। देखो वो भी आपको शो करता हूँ, ये भी आपने लिखी है 26.7। तो जब टोटल एनर्जी है इनको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻26 आई है, ये भी 10⁻26 आई है, लेकिन यहाँ पर 40 है और यहाँ पर कितना 5 है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी है इन द केस ऑफ फ्यूज़न, नॉट इन द फिजन। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर, तो ये आपने करनी है, आपके सिलेबस में है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी है ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है। 10⁻36 टाइम ग्रेटर है अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे 10⁻36 टाइम होती है उसके ग्रेविटेशन के, लेकिन ये 10⁻38 टाइम्स होती है, यानी 100 टाइम्स मोर होती है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ उससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और 10⁻38 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये लिखा हुआ है, याद कर लेना। मेनली अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन अगर दो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो जैसे ये डायग्राम शो किया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, तो जब डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, इसको यहाँ से पढ़ते हैं, जब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ज़्यादा है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, जैसे डिस्टेंस कम होना शुरू होगा अट्रैक्शन बढ़नी शुरू होगी, अट्रैक्शन बढ़नी शुरू होगी, और मैक्सिमम अट्रैक्शन यहाँ पर होती है जब R0 ये करीब 0.8 फर्मी होता है, तो 0.8 फर्मी पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है। उसके बाद अगर 0.8 फर्मी से और न्यूक्लियस को नज़दीक जाओगे तो दिस जोन इज़ रिपल्सिव जोन। यहाँ से लेके ये जोन जो होती है रिपल्सिव होती है, ये यहाँ से लेके अट्रैक्टिव होती है। यानी दो न्यूक्लियन में अगर 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस हो जाएगा तो वो एकदम जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्शन में चली जाएगी, अट्रैक्शन की जगह। तो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स सेम होती है। सर न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं होती? अरे मेरे प्यारे भाइयों, जो न्यूक्लियस है उसमें होते ही कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही तो बैठे होते हैं, और तो कोई होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन में थोड़ी होती है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगती है। समझ में आ गई? ठीक है सर। तो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन में हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो, सब में सेम मानी जाती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसको सैचुरेटेड फोर्स भी तो ही कहते हैं, दोनों एक तरीके से सेम ही है। शॉर्ट रेंज मतलब सपोज मैंने मान लिया ये बहुत बड़ा कमरा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन बैठा है, यहाँ पर प्रोटॉन बैठा है, बाहर से न्यूट्रॉन आया, तो ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन की अट्रैक्शन ही नहीं होती, इनके कारण कोई एनर्जी नहीं बनती, कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर है, तो इन दोनों में कोई न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं बनती। इन दोनों में कोई न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होती है, 10⁻−15 मीटर तक लगती है। अगर -15 से ये डिस्टेंस बढ़ गया तो इन दोनों में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगती, यानी न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है। और सैचुरेटेड मतलब साथ साथ नेबर्स के साथ लगती है, देखो जैसे लिखा हुआ है नेबर्स के साथ लग रही है। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेज एक्सचेंज फोर्स, ये पाए मैसन्स के एक्सचेंज, एक मिनट मैं रब करता हूँ इसको, पाए मैसन के एक्सचेंज के कारण होता है।
इसकी स्टडी आपको नहीं है, युकावा ने दी थी। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल होते हैं, तो उनके एक्सचेंज के कारण एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज नोन एज एक्सचेंज फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगती, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर टू सेंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर टू सेंटर है, ये सेंटर टू सेंटर फोर्स नहीं है। तो मुझे लगता है ये ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स। देखो एक और चीज़ है, न्यूक्लियर स्पिन डिपेंडेंट होता है। अगर सेम स्पिन है, पैरेलल स्पिन है, तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाती है, अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है। और लास्ट बात, न्यूक्लियर फोर्स के लिए आज तक कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं निकला। नो मैथमेटिकल रिलेशन इज टिल जनरेटेड फॉर विच वन, न्यूक्लियर फोर्स। तो चलो ये मुझे लगता है ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।